अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम इंशाल्लाह पंक्चुएशन पढ़ेंगे। पंक्चुएशन का एक बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में। जिस तरह हम किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू हो, इंग्लिश हो, उसमें जब हम किसी से बात करते हैं तो उस बंदे को हमारे जो पॉजेज हैं या जो वक्फा हम लेते हैं उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि स्पीकर जो है वो क्या कह रहा है। इन पॉजेस का, इन छोटे छोटे वक्फों का बड़ा ही अमल दखल होता है। इसी के ज़रिए आप अपने रीडर को जो है वो अपनी बात समझाते हैं। मिसाल के तौर पे उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। तो ये सेंटेंसेस सेम है, मगर सिर्फ इसमें पंक्चुएशन का फर्क है, इसमें वक्फे का फर्क है, जिसकी वजह से इसके मीनिंग बदल जाते हैं। उठो मत बैठो, यहां पे जो है वो स्पीकर जो है वो कह रहा है कि उठने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहें। और यहां पे स्पीकर कह रहा है कि उठो, उसके बाद वो वक्फा देता है, फिर कहता है कि मत बैठो। तो इस वक्फे से और इन पंक्चुएशन मार्क्स से एक सेंटेंस के, एक जुमले के मानी यकसर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। इंग्लिश में मिसाल है कि ही वॉज गोइंग टू कराची, परहैप्स विद इमरान। अगर हम यहां पे कॉमा लगाते हैं, फर्ज करें, तो इसके मीनिंग होंगे कि वो कराची जा रहा है शायद इमरान के साथ। मगर अगर यहां पे हम कॉमा ना लगाएं और कॉमा हम यहां पे पुट कर दें तो इसके मानी बिल्कुल बदल जाएंगे। इसके मानी होंगे कि वो शायद कराची जा रहा है इमरान के साथ। पहले वाले उसमें जब हम यहाँ पे हमने कॉमा पुट किया तो उसके मानी बदल गए थे। उसके मानी ये थे कि वो कराची जा रहा है शायद इमरान के साथ, मगर यहाँ पे कि कहा शायद वो कराची जा रहा है मगर इमरान के साथ जा रहा है। तो पंक्चुएशन का आपने देखा कि कितना अमल दखल होता है किसी भी लैंग्वेज में। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क जो कि बहुत कॉमन है वो है फुल स्टॉप और पीरियड, जिसे हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं। द सेकंड पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इस तरह जाहिर करते हैं। थर्ड इज एक्सक्लेमेशन मार्क, फोर्थ वन इज quotation marks. Semicolon, colon, apostrophe,
हाइफन ये तमाम कोटेशन मार्क्स हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल है। इसके अलावा डैश एंड पैरेंथेसिस भी है, मगर वो आप लेटर स्टेजेस में मे बी हायर क्लासेस में आप जो है वो पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब व्हाट हाउ फुल स्टॉप इज यूज्ड। फुल स्टॉप किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या किसी भी स्टेटमेंट के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हो और फिर आखिर में जाके वो पीरियड पे या फुल स्टॉप पे खत्म हो। He goes to school, simple, full stop. I am working hard. ठीक है, ये एक इस्तेमाल हुआ फुल स्टॉप का कि किसी भी इंपेरेटिव या किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का जो दूसरा इस्तेमाल है वो एब्रिविएशंस में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लिविंग इन यूएसए। यहां पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एब्रिविएट करके उसको फुल स्टॉप लगा दिए हैं। ठीक है, किसी भी जो बड़ा लफ्ज होता है या किसी भी उसको शॉर्ट करने के लिए जब हम उसको शॉर्ट करते हैं तो हम पॉइंट लगाते हैं या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। कई मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल MA, BA, FSC जिसे हम फंडामेंटल ऑफ साइंस कहते हैं, BA को बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA को मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इसी तरह AM, PM का इस्तेमाल आपने देखा होगा वक्त औकात को जांचने के लिए, आफ्टर मेरिडियन एंड एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियन। इसी तरह डेट्स के साथ भी हम स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल 25 फरवरी 2021, फरवरी को हमने शॉर्ट करके उसके आगे डॉट लगा दिया। तो वो अल्फाज जिनको हम शॉर्ट करके लिखते हैं उसके साथ हम फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं एब्रिविएशन के साथ। मगर ये जो फुल स्टॉप्स हैं जो हम लगाते हैं, ये आजकल के मॉडर्न स्टाइल में इसको अवॉइड किया जाता है। मतलब सिंपली MA, BA विदाउट एनी पीरियड, FSC, AM, PM भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, द थर्ड यूज ऑफ फुल स्टॉप इज द ओमिशन मार्क्स। मतलब ये एलिप्सिस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फर्ज करें कोई बंदा कोई बात कह रहा है और वो बात भूल जाता है, तो उसके लिए रिटन फॉर्म में हम 3 डॉट्स लगाते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल है, हाउ डज इट गो, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। I think I forgot the next line. How does it go? कोई बंदा बात कर रहा है और शेक्सपियर की मशहूर कोटेशन वो कह रहा है, to be or not to be, that is the question.
मगर उसके बाद उसे बात का वर्स या मिसरा जो है उसे याद नहीं है, या जो सेंटेंस है वो याद नहीं है, तो उसके जगह पे हम 3 डॉट्स लगाएंगे। 3 डॉट्स इस चीज को जाहिर करता है कि वो जो जुमला है वो भूल गया है और वो उसे याद नहीं है। मिसाल के तौर पे जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं किसी स्टैंजा की, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि किस स्टैंजा को हम पैराफ्रेज कर रहे हैं। स्टैंजा तो हम पूरा नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल आंसर शीट में आपने अगर किसी स्टैंजा को पैराफ्रेज करना है, ठीक है, उसकी तशरीह लिखनी है, तो आप पूरा स्टैंजा नहीं लिखते। आप लिखते हैं कि जैसे कि स्टैंजा के शुरू के 3 अल्फाज और आखिर के 3 अल्फाज। जैसे ये किसी स्टैंजा के शुरू के 3 अल्फाज हैं, तो हम पूरा स्टैंजा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 3 डॉट्स इंडिकेट करेंगे और फिर आखिरी 3 अल्फाज लिखेंगे किसी भी स्टैंजा के। What they seem। तो नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? जाहिर है आपको पता होगा, सवालिया जुमलों के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर Where are you going? ठीक है। He said to me, have you done your homework? ठीक है। ये भी एक सवाल है जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, और ये एक सिंपल सा इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क हम ऐसी जगह पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमें मालूमात सही तरीके से पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे है जियोफ्री चौसर। किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी एक बड़ी शख्सियत के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी या डेट ऑफ डेथ जो है वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 1340 से लेके 1400 तक जियोफ्री चौसर की जो है वो लाइफ है। मगर कई ऐसे मौकों पे पुराने जो लोग होते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर नहीं होती। तो जब क्लियर नहीं होती तो अमूमन आपने देखा होगा कि बुक्स में या किसी भी उसमें इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। इसके मानी ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टन नहीं है, वो मालूम नहीं है, अलबत्ता जो एक्सपायरी डेट है वो कंफर्म है। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क ऐसी जगहों पे अगर आ जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये अनसर्टन है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। जिसे हम कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे कि अपने वर्ड से जाहिर है, एक्सक्लेम यानी शदीद जज्बात का इजहार करना, चाहे वो गम का हो, वो खुशी का हो, या फिर हैरानगी का जो है वो उनसर उसमें हो, तो हम उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओह गॉड, हैरानगी से बंदा कहता है कि ओह गॉड, मेरे खुदाया, व्हाट अ फूल।
ये भी एक गुस्से का, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जज्बात की शिद्दत। हाउ डेयर यू से अ थिंग लाइक दैट टू मी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात कहने की मुझे। तो ये भी फर्त जज्बात में जब बंदा कहता है, सो वी इंडिकेट इट विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। अनदर एग्जांपल, लुक आउट। एकदम से सरप्राइज जब होता है कि बंदा किसी चीज को देखता है या किसी को मना करता है, तो वो कहता है कि लुक आउट, एहतियात करो। इसी तरह नेवर, शी सेड। अब नेवर का जो लफ्ज है, जब इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो ये लफ्ज अटर कर रही है, जो बयान कर रही है, इसमें कितनी शिद्दत है। तो वो तमाम अल्फाज जिसमें शिद्दत हो, जिसमें इंसान हैरानगी से या फर्त जज्बात में या गुस्से के उसमें आलम में जब कोई बात या उसके मुंह से बात निकलती है, तो उसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट करते हैं। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास, दे आर सेम। कोटेशन जैसे हम अंदाजा कर सकते हैं कि कोट किसी के अल्फाज को डायरेक्ट जो उसने कहे होते हैं उसको जब हम रिटन में लिखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कोटेशन। तो कोटेशन मार्क उस अल्फाज के साथ लगाए जाते हैं जो कि हम डायरेक्टली अटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कम टुमारो। यहां पे हमने जो एग्जैक्ट कहे हुए अल्फाज हैं किसी भी शख्स के या इस बंदे के जो कह रहा है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में शो करते हैं, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लिखते हैं। शी सेड हु आर यू। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये है कि किसी भी चीज को जब हम हाईलाइट करते हैं, उसको नुमाया करने की कोशिश करते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, तब भी हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। He called me a wolf in sheep's clothing. ठीक है। यहां पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो लफ्ज ऑप्टिमिस्टिक है उसको अहमियत दी गई है, उसको मतलब ये कि वाज़े करने की कोशिश की गई है कि क्या मानी है इसके, इस लफ्ज पे जो है जोर है, इस लफ्ज पे मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस है इसकी। ही कॉल्ड मी अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। उसने मुझे कहा कि तुम भेड़ की खाल में जो है वो एक भेड़िए हो। ठीक है। तो यहां पे इन अल्फाज को वो कोट किया गया है, इनको एम्फसाइज किया गया है, इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास का एक दूसरा इस्तेमाल भी है, जो कि हम टाइटल्स के लिए, बुक्स के लिए, या किसी भी जो इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन ट्राइंग टू रीड वॉर एंड पीस
for the last 3 months. He has been trying to read War and Peace for the last 3 months. तो यहाँ पे ये एक नॉवल है, उस नॉवल का नाम है वॉर एंड पीस, बहुत ही मशहूर नॉवल। तो इस तरह के टाइटल्स को, बुक्स के टाइटल्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात, कोई एग्जैक्ट अल्फाज या कोई कोटेशन हम लिखना चाहें तो वो फिर किस तरह हम लिखेंगे? He said, everyone should remember that honesty is the best policy. ठीक है। कोटेशंस के अंदर अगर कोई बुक का टाइटल आप मेंशन करते हैं या कोई कोटेशन, कोई प्रोवर्ब या कोई ऐसा जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ आप बयान करना चाहते हैं, तो उसको फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बयान करेंगे। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई टाइटल है या कोई कोटेशन है तो उसको फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट करेंगे, और जब खत्म होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पहले आएगा और फिर उसके बाद जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है वो हम लगाएंगे। अब हम आते हैं सबसे अहम पंक्चुएशन मार्क की तरफ, विच इज कॉल्ड कॉमा, जिसके कई यूजेजेस हैं, कई तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही माइन्यूट मतलब डिटेल्स को भी हम इसमें वो करते हैं, बयान करते हैं। कॉमा का सबसे जो आसान इस्तेमाल है, जो सबसे कॉमन यूज है, वो है किसी भी लिस्ट, किसी भी चीज की लिस्ट जब आती है तो उसको हम कॉमा से जो है वो डिवाइड करते हैं। वो लिस्ट नाउन्स की भी हो सकती है, वो लिस्ट एडजेक्टिव्स की भी हो सकती है, वर्ब्स की भी हो सकती है, या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, they played football, cricket, tennis and badminton. ठीक है। यहां पे नाउन्स की लिस्ट को डिवाइड कर रहा है कॉमा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हिज फादर वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर मैन। ठीक है। यहां पे एडजेक्टिव्स को वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, कॉमा। कॉमा का जो दूसरा इस्तेमाल है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको अलग करती है रिपोर्टेड स्पीच से। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड, यहां पे हम कॉमा लगाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, और जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू करेंगे तो जाहिर है वो इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। वेयर विल यू गो टुमारो। ठीक है। कॉमा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पे हमने इस्तेमाल। इसी तरह एक और मिसाल है, गो देन, कॉमा, he said, comma, and enjoy your journey.
यहां पे आप गौर करें तो जो कोटेशन है उसके बाद भी हमने कॉमा लगाया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी हमने कॉमा लगाया ताकि इनको सेपरेट किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे भी कॉमा लगाना जरूरी है। और यहां पे जब रिपोर्टेड स्पीच दो हिस्सों में तकसीम हो रही हो तो पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसके बाद भी हम कॉमा लगाएंगे, और जो दूसरी रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसके शुरू में भी, यानी यहां पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा का जो तीसरा इस्तेमाल है वो दो एक किस्म की चीजें यानी पेयर्स ऑफ थिंग्स को अलग करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वी शुड बी फेयर एंड हम्बल, cheerful and serene। ठीक है, वी शुड बी फेयर एंड हम्बल, दीज आर पेयर, ये अलग पेयर है। चीयरफुल एंड सेरीन ये अलग पेयर है। तो इन दोनों को हमने अलहदा किया किस चीज से? कॉमा से। अनदर एग्जांपल इज हाई एंड लो, rich and poor, wise and foolish, must all die। यहां पे भी पेयर्स हैं, आप देख सकते हैं हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है, तो इस तरह के पेयर्स जो है इनको हम डिवाइड करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं यस में या नो में, तब भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई पूछे आर यू गोइंग टू ऑफिस टुमारो, आई विल से यस आई विल definitely go to office tomorrow। या अगर नो में नेगेटिव में जवाब देंगे तब भी इसी तरह हम नो के बाद कॉमा लगाएंगे। नो, आई हैव नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल हम ऐसे अल्फाज के साथ भी करते हैं जो कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, या फिर किसी पैराग्राफ या स्पीच के अंदर जो सेंटेंस जिससे हम शुरू करते हैं उसके बाद भी हम इसको लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट, जब कभी भी हम लिखते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ तो इन शॉर्ट आई हैव डन दिस दिस, इन शॉर्ट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस। ठीक है, टू सम अप, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, एट लास्ट, however, in fact, etc। इन तमाम अल्फाजों के बाद हम जो है वो कॉमा जरूर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं कि असलम इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, however, he becomes careless sometimes।
ठीक है। असल में एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मगर फिर भी कभी कभार ही बिकम्स केयरलेस समटाइम्स, कभी कभार वो केयरलेस हो जाता है। हाउएवर मीन्स कि मतलब है फिर भी, नेवरदलेस। तो इस तरह के अल्फाज के बाद हम लाजमी जो है वो कॉमा पुट करते हैं। कॉमा का एक और इस्तेमाल भी है, बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉमा, जिसमें हम अमूमन डबल कॉमास इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो नाउन फ्रेज है जिसके साथ मुताबिकत रखता है उसको वो कंप्लीटली डिफाइन कर सके और उसकी खसूसियात बयान कर सकें। मतलब दो कॉमास के बीच में हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जो कि क्रूशल भी होता है और नाउन से मुतालिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, कायदे आजम, द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स डिड नॉट compromise on honesty. कायदे आज़म, the man of principles, did not compromise on honesty. यहां भी जो नाउन है कायदे आज़म, उसकी जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। द मैन ऑफ प्रिंसिपल, कायदे आज़म जो कि असूलों का आदमी था, असूलों का पाबंद था, उसने कभी भी जो है वो ईमानदारी पे वो नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। मिल्टन, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, वॉज ब्लाइंड। यहां पे मिल्टन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। मिल्टन कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट, अगेन कॉमा। तो यहां पे हम दो कॉमा जहां पे हम लगाते हैं, वो जो उसके बीच का जो मटेरियल होता है या जो सेंटेंस होता है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, उससे पहले आने वाले नाउन को या नाउन फ्रेज को, ठीक है। तो इसकी ये खसूसियत है कि अगर हम इसको ओमिट भी कर दें, इसको खत्म कर दें, तो जुमला क्या रह जाएगा कि मिल्टन वॉज ब्लाइंड। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है फिर भी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर हम इसको ओमिट भी कर दें, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज सीजर हैविंग conquered his enemies returned to Rome। यहां पे भी आपको डबल कॉमास नजर आ रहे हैं, ठीक है, मगर यहां पे मजीद मतलब यह है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो दे रहा है कि सीजर हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज रिटर्न टू रोम, यानी सीजर अपने एनिमीज को फतह करने के बाद रोम वापस चला गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ओमिट भी कर दें तो भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट रहेगा कि सीजर रिटर्न टू रोम, मगर यहाँ पे हमने जो है वो मजीद जो है वो एक्सप्लेन किया है कि आफ्टर हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज ही रिटर्न्ड होम। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा अपना कॉमा को यूज करना है और मिस्टेक से बचना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि ही स्टॉप्ड द कार एंड leaving the engine running ran back to the scene of incident। यहां पर आपने अब गौर से देखना है कि कॉमा हमने यहां पे सही पुट किया है या नहीं। ही स्टॉप द कार एंड लीविंग द इंजन रनिंग
ran back to the scene of incident। ठीक है, यहां पे अब आपने देखना है कि आपका स्ट्रक्चर सही है या नहीं, आपने कॉमा कहीं गलत तो नहीं लगा दिया। चेक करते हैं। ही स्टॉप द कार, अगर हम इस कॉमा के बीच में आने वाली इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दें तो फिर कैसा रहेगा सेंटेंस कि ही स्टॉप द कार, रैन बैक टू द सीन ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो फॉल्टी है। ठीक है, ही स्टॉप द कार, रैन बैक टू द सीन ऑफ इंसिडेंट, बीच में कुछ मिसिंग है। तो मतलब ये कि यहां पे हमने कॉमा जो है वो गलत जगह पे लगाया। कॉमा हमें यहां पे लगाना होगा। अब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही होगा कि ही स्टॉप द कार एंड लिविंग द इंजन रनिंग रैन बैक टू द सीन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब हम उसको ओमिट ऑफ बी अगर कर दें कि ही स्टॉप द कार एंड रैन बैक टू द सीन ऑफ इंसिडेंट, नाउ इट इज परफेक्ट। अब ये फॉल्टी नहीं है ये सेंटेंस। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने उस पे है। अगर हम एंड के बाद यहां पे कॉमा लगाएंगे, एंड से पहले अगर लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि इसकी और उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो नहीं बनेगी सही। Another example is it is a wicked and on the face of it a senseless crime। यहां पे फिर फॉल्ट है सेंटेंस में, आप देखें किस कहां पे है। इट इज अ विकेड ऑन द फेस ऑफ इट अ सेंसलेस क्राइम। ठीक है, तो अगर हम इसको ओमिट कर दें तो फिर कैसा बचेगा सेंटेंस कि इट इज अ विकेड अ सेंसलेस क्राइम। कनेक्शन नहीं बन रहा। गलती कहां पे, गलती यहां पे है। अगर हम एंड के बाद कॉमा लगा देंगे तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज अ विकेड एंड ऑन द फेस ऑफ इट अ सेंसलेस क्राइम। अब यहां पे स्ट्रक्चर जो है वो सही हो गया है, क्योंकि हमने कॉमा जो है वो सही जगह पे पुट किया है। तो इन गलतियों का आपने जो है वो करना है, इनको नहीं दोहराना या इस तरह की गलतियों से बचना है। आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखना होगा कि वो कहीं पे फॉल्टी तो नहीं हो रहा। कॉमा का एक और इस्तेमाल भी है, और मतलब दूसरे कई यूजेजेस के अलावा एक और इस्तेमाल कॉमा का वो हम डेट्स में करते हैं। जब हम डेट मेंशन करते हैं तब हम कॉमा जरूर लगाते हैं, या फिगर्स या नंबर्स खास तौर पे जब हम मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम कॉमा जरूर लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऑन अगस्त 6, 1945 70,000 people died in the atomic blast at Hiroshima। On August 6th, 1945, कॉमा 6 के बाद भी हमने कॉमा लगाया। अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो ये सारे नंबर जो है वो कंफ्यूजिंग होते और समझने में मुश्किल होती। ठीक है, तो नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अगस्त 6, 1945, 70,000 पीपल डाइड इन द एटॉमिक ब्लास्ट एट हिरोशिमा। अनदर एग्जांपल इज between 1939 and 1945, people are believed to have been dead। यहां पर भी ईयर को नंबर से या विद द नंबर ऑफ पीपल उनसे अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा जरूर लगाते हैं, वरना ये मिक्सअप हो जाएंगे।
ठीक है। सिक्स्थ पंक्चुएशन मार्क है हमारा द सेमी कॉलन, ठीक है। और इसे लोग कंबाइन करके भी लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसे इंडिकेट किया जाता है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम कंजंक्शंस की जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं पे हमने कंजंक्शन इस्तेमाल ना करना हो तो हम वहाँ पे सेमी कॉलन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन was already low in the sky, it would soon be dark. ठीक है, यहां पे कंजंक्शन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम इस तरह भी कह सकते थे कि द सन वॉज ऑलरेडी लो इन द स्काई एंड इट वुड सून बी डार्क, ठीक है। मगर यहां पे कंजंक्शन की जगह पे हम सेमी कॉलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज वी लाइक्ड अहमद, वी disliked his politics. We liked Ahmad, semicolon, we disliked his politics. हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि we liked Ahmad but we disliked his politics, ठीक है। तो जहां पे कंजक्शन and, but, yet, ठीक है, इस तरह के अल्फाज हम लगा सकते हो, वहां पे हम सेमीकोलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मिसाल है कि यू मे बी सॉरी, आई एम डिलाइटेड, ठीक है। बिल्कुल यही इस्तेमाल के यू मे बी सॉरी बट आई एम डिलाइटेड, ठीक है। यू मे बी सॉरी मगर हमने बट की जगह पे यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और फिर आगे हमने लिखा कि आई एम डिलाइटेड। तो ये जो है कंट्रास्ट को भी शो करने के लिए यहाँ, यानी जो स्टेटमेंट्स या क्लॉजेस एक दूसरे के ऑपोजिट हों उनके दरमियान, उनके बीच में हम सेमीकोलन इस्तेमाल करके अपनी बात जो है वो हम कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, सेमीकोलन हम एक किस्म की चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम किसी जगह पे कोई घर है, उसके बागीचे में जो कुछ भी चीज़ें हैं और उस घर में और जो चीज़ें हैं उन सबको हम अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं, यानी उनके ग्रुप की लिस्टिंग जो है वो हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि देयर वाज अ लार्ज garden in his house with berry trees, lilies and roses in it. There was a large garden in his house with berry trees, lilies एंड रोजेज इन इट। फिर उसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि वो उस गार्डन में जो चीज़ें हैं उसका जिक्र कर रहा है। उसके बाद जब हम दूसरे डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, स्विमिंग पूल की तरफ, तो फिर हम सेमीकोलन लगा के स्विमिंग पूल की डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं कि स्विमिंग पूल विद फ्रेश वाटर एंड अदर स्विमिंग एड्स, फिर सेमीकोलन, एंड अ स्मॉल जू ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में हम 3 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में और फिर उनकी मज़ीद काइंड्स या किस्मों के बारे में जब हम बात करते हैं और लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर हम एक तरह की चीज़ों को जो है वो लिस्टिंग करते हैं कॉमास के साथ। फिर अगली की तरफ जब हम आते हैं
तो फिर हम सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, और फिर जब हम दूसरी किस्म की तरफ आते हैं तब भी हम सेमी कॉलन लगाते हैं और फिर उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो कॉलन का इस्तेमाल भी हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हमने लिस्टिंग करनी हो, यानी बहुत सारी चीजों को हमने वो डिस्क्राइब करना हो, बयान करना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स: bread, butter, milk, tea and eggs। जैसा कि मैंने कहा कि सेमी कॉलन जो है वो चीज़ों की लिस्ट या जो उनके वो है उनको इंडिकेट करने के लिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स, तो आइटम्स के बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद फिर हम मेंशन करेंगे ब्रेड, बटर, मिल्क, टी एंड एग्स। बजाय कि फुल स्टॉप लगाएं या कॉमा लगाएं, दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट। सो वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स कॉलन ब्रेड, बटर, मिल्क एंड टी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी मिसाल है कि हार्डीज 4 ग्रेटेस्ट नॉवेल्स आर कॉलन टेस्ट रिटर्न ऑफ द नेटिव जूड ऑब्स्कर एंड द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, अच्छा, कॉलन हम किसी चीज को जो है वो इम्फसाइज करने के लिए या अटेंशन गेन करने के लिए भी जो है हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ही हैड ओनली वन रियल प्लेजर इन लाइफ कॉलन एंड दैट इज ईटिंग। यहां पे जो ईटिंग है इसकी तरफ अटेंशन जो है वो मबजूल कराने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से ईटिंग से पहले जो है वो कॉलन लगाया कि ही हैड ओनली वन रियल प्लेजर इन लाइफ एंड दैट इज ईटिंग। तो किसी भी वर्ड को, किसी भी आइडिया को जो है वो हाईलाइट करने के लिए या उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। Another use of colon is in the titles। ठीक है, बुक के जो टाइटल्स होते हैं, जब मेन टाइटल को हम सब टाइटल से अलहदा करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर D.H. लॉरेंस, मैन एंड ऑथर। ठीक है, D.H. लॉरेंस किताब की जो है वो टाइटल का नाम है और ये उसका सब टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल और सब टाइटल को जो है वो सेपरेट करने के लिए भी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। और कॉलन जो है वो असल में मजीद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है, यानी कॉलन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है या जो सेंटेंस होता है उसका पहले वाले सेंटेंस से जो है वो ताल्लुक होता है, रिश्ता होता है। यहाँ पे D.H. लॉरेंस के बारे में ही वो कह रहा है कि मैन एंड ऑथर, यानी D.H. लॉरेंस कैसा आदमी था और कैसा ऑथर था। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज, जैसे कि किसी बुक का टाइटल या किसी रिसर्च पेपर का टाइटल हो सकता है कि शेक्सपियर एंड हार्डी। अब ये किताब का या किसी भी रिसर्च पेपर का नाम हो सकता है शेक्सपियर एंड हार्डी, बट व्हाट उसकी जो है मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए या उसके सब टाइटल को जाहिर करने के लिए फिर हम कॉलन लगाते हैं, फिर लिखते हैं कि ए कंपैरेटिव स्टडी of their tragic conceptions। ठीक है, अब इस सब टाइटल ने जो है
मेन टाइटल को क्लेरिफाई कर दिया है। यहां से आपको क्लियर हुआ शेक्सपियर एंड हार्डी का जो टाइटल है उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम सब टाइटल का सहारा लेते हैं और इन दोनों को फिर हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। अब D.H. लॉरेंस, अगर किसी किताब का नाम हो ओनली D.H. लॉरेंस तो क्लियर नहीं होगा, दैट विल बी एम्बिगुअस। मगर हम जब सब टाइटल लगाएंगे तब वो क्लियर भी हो जाएगा और उसको फिर हम सेमी कॉलन लगाने के बाद ही जो है वो हम लिखते हैं सब टाइटल को। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा D.H. लॉरेंस के बारे में क्या, वो एज अ इंसान, एज आदमी कैसा था और एज अ ऑथर वो कैसा इंसान था। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉलन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन की तरफ, दैट इज एपोस्ट्रोफी। जिसे हम कॉमा से इंडिकेट करते हैं, मगर वो कॉमा जो के ऊपर या वर्ड्स के ऊपर या अल्फाबेट्स के ऊपर हम लगाते हैं, नीचे नहीं। नीचे लगाएंगे सो दैट विल बी कॉल्ड कॉमा। इट इज नाउ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो है वो हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन के लिए, ठीक है, मलकियत के लिए। मिसाल के तौर पे असलम्स डॉग इज वेरी फेरोशियस, ठीक है, यानी असलम का जो कुत्ता है वो बहुत खूनख्वार है। इसी तरह कई ऐसे जो है वो हम पोजेसिव उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लायंस मेन, ठीक है, लायन के गर्दन पे जो बाल होते हैं उसे मेन कहा जाता है। लायंस मेन यानी शेर के गर्दन के बाल। शिप्स कैप्टन, जहाज का कप्तान। अच्छा, प्लूरल के लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंजर्स गैलरी, ठीक है, यानी अजनबियों की राहदारी या जो गुजरगाह है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए जब हम पोजेशन का इस्तेमाल करेंगे या पोजेशन के तौर पे उसको इंडिकेट करेंगे तो उसके लिए हम जो एपोस्ट्रोफी है वो एस के बाद लगाएंगे, ना कि एस से पहले। 10 years imprisonment, ठीक है, यहां पे भी हम एस के बाद उसको इंडिकेट करेंगे। या फिर जो इरेगुलर नाउन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, इरेगुलर नाउन्स के साथ जो है वो फिर हम वुमेन, जैसे कि वुमेन है, उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लगा दें एस या यहाँ पे, तो वो गलत होगा, ठीक है। वुमेन्स हम कभी भी नहीं कहते, ना ही हम चिल्ड्रंस कभी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इरेगुलर नाउन्स है, ये इसके साथ कोई एस या ईएस नहीं लगता। मगर जब हम इनकी पोजीशन को शो करेंगे तो फिर हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, एन के बाद लगाएंगे। चिल्ड्रन में, वुमेन में भी एन के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे उनकी पोजीशन को शो करने के लिए। मगर जो प्लूरल होंगे, यानी जैसे कि
सिस्टर्स, ब्रदर्स, ठीक है। इनके लिए जब हम पोजीशन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम ओमिशन के लिए भी करते हैं। ओमिशन यानी ख़त्म कर देना, हज़फ कर देना, ठीक है। किन चीज़ों की ओमिशन में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I've done my work, ठीक है। इसी तरह आप जानते होंगे कि कंट्रैक्शन में, ठीक है, वो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डोंट, कांट, आइल, ठीक है, आई एम, और कई इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जो कि कंट्रैक्शन फॉर्म में हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन दी 1990s many drastic earthquakes occurred in the country, ठीक। There are 342 MNAs in the National Assembly. How many L's are there in parallel? तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम प्लूरल इंडिकेट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। प्लूरल को इन दी 1990s से मुराद कि जो डेकेड है, जो वो 10 साल का अरसा है, फ्रॉम 1991 टू 1999, तो इन तमाम जो ईयर्स हैं उसको हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के इंडिकेट करते हैं कि इन द 1990s many drastic earthquakes occurred in the country. दूसरी मिसाल है there are 34 MNAs, देखिए यहाँ पे 34 MNAs को हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस से इंडिकेट किया है प्लूरल बनाने के लिए। इन द नेशनल असेंबली, हाउ मेनी एल्स आर देयर इन पैरेलल, हाउ मेनी एल्स, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम इस तरह भी कर सकते हैं। फन का दूसरा इस्तेमाल है कि हम प्रीफिक्सेस के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे प्री मेडिकल, ठीक है, पोस्ट वॉर, प्रो पाकिस्तानी, ठीक है। ये तमाम प्रीफिक्सेस हैं, प्री, पोस्ट, प्रो, और ये प्रो, पोस्ट एंड प्री, ये जब हम अल्फाज, चाहे जो भी अल्फाज हों उसके साथ जब हम लगाते हैं तो फिर हम हाइफन उनके बीच में जरूर लगाते हैं टू इंडिकेट दैट। या फिर हाइफन हम ऐसे अल्फाज के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जहां पे दो वावल एक साथ आ रहे हों, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए हम उसमें हाइफन बीच में डालते हैं, जैसे कि को ऑपरेट, री एजुकेट, प्री एमिनेंट। यहां पे आप गौर करें, कोऑपरेट, ये दोनों वावल्स हैं, तो हम अगर इनको साथ लिखते हैं, वैसे आजकल के मॉडर्न उसमें लोग लिखते भी हैं,
हाइफन को इस्तेमाल नहीं करते, मगर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ इट बिकॉज फिर वावल जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे एंड लोग जो है वो फिर इसको दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो हाइफन इसमें लगाया जाता है को ऑपरेट, री एजुकेट एंड प्री एमिनेंट। सो दिस वाज आवर पंक्चुएशन एक्सरसाइज। गो के हमने कुछ इस्तेमाल पढ़े हैं आपके लेवल के हद तक। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो इस्तेमाल और उसका जो यूजेज है वो बहुत ही वास्ट है, बट दैट यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू गो अप इन द लेटेस्ट ग्रेड्स। ठीक है, जब आप दूसरी क्लासों में जाएंगे, एडवांस क्लासों में, तब आप वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हाइफन के और अपने पंक्चुएशन मार्क्स के आप इस्तेमालात जो है वो उससे वाकिफ होते जाएंगे। सो दैट इज़ इनफ फॉर यू। नाउ वी विल डू द paragraph which has been given in your book and we will punctuate it. So this is the paragraph which has been given in your book to punctuate. आइए हम इसको पंक्चुएट करते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, विंस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट लेड बैक पीपल आई नो। ठीक है, यहां पे आप देखते हैं कि जुमला यहां पे स्टॉप हो रहा है, तो यहां पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। ही इज अ टॉल, ही इज अ टॉल एंड स्लिम, ही इज टॉल एंड स्लिम विद ब्लैक हेयर एंड ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। ठीक है, ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। यहां पे हम आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां पे जुमला जो है वो स्टॉप हो रहा है, पॉज आ रहा है, वक्फा आ रहा है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। एच को कैपिटल करके, हिज जीन्स हैव होल्स इन देम एंड हिज बेसबॉल बूट्स आर स्क्रफी टू। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो पॉज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और एच को कैपिटल कर देंगे। ही यूजुअली सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास एंड ही ऑफन seems to be asleep। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे जो सेंटेंस है वो ब्रेक हो रहा है कि he usually sits at the back of the class and he often seems to be asleep। ठीक है, when the exam results are given out he always get an A। now it is right, हम W को यहां पे कैपिटल कर देंगे। When the exam results are given out, he always gets an A। ठीक है, जब भी वो एग्जाम का नतीजा आता है तो वो A ग्रेड उसने लिया होता है। तो यहाँ पे जुमला ब्रेक हो रहा है और हम यहाँ पे आई को कैपिटल कर देंगे। आई डोंट थिंक ही इज एज लेजी एज ही अपीयर्स टू बी। यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। सो दैट इज द पंक्चुएशन एक्सरसाइज ऑफ योर book. Thank you.